नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूं तो किसान आंदोलन के 72 दिन होने के बाद यह साफ है कि अब काफी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी लगातार चल रहे किसान आंदोलन में जब समाधान का कोई रास्ता ना निकलता हुआ नजर आ रहा हो तो कहना भी पड़ रहा है कि अब कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि अब तक किसान और सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से भी कोई फायदा नहीं निकला है। किसानों के आंदोलन में अब विपक्षी पार्टियों ने भी सियासी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ विदेश में हुई किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की साजिश तैयार की जाने का खुलासा हुआ है। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर भरपूर बहस हो रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि 72 दिन बीत जाने के बाद भी अगर किसानों का कोई समाधान न निकल पाता है तो आखिर कब तक किसान ऐसे ही दिल्ली की सीमाओं पर डटा रहेगा, और किसानों का समाधान आखिर कैसे निकलेगा और कितनी देर लगने वाली है। साथ ही कानून वापस लेने की मांग पर डटे किसान और दूसरी तरफ कानून को किसी भी हाल में वापस ना लेने की बात पर अड़ी सरकार के फैसले के बीच कहीं समाधान निकलने में देर तो नहीं हो जाएगी, और इस देर का फायदा कोई और ना उठा ले जाए। समाधान होने में हो रही इसी देरी को लेकर आज 1 घंटे की अगली हम बहस करेंगे। इसमें समझने की हम कोशिश करेंगे कि किसानों को आखिर समाधान कब मिलेगा। 72 दिन हो चुके हैं, किसान लगातार डटे हुए हैं, और कहीं इन दिनों में और दिन जुड़ते ना चले जाएं, कहीं और देर ना हो जाए। किसान क्योंकि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का यह कहना है कि जो 3 कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए और इससे कम पर कोई भी समझौता नहीं होगा। साथ ही एमएसपी पर उन्होंने कहा कि एमएसपी पर जल्द से जल्द सरकार को कानून बनाकर हमको देना ही होगा, उससे भी कम पर समझौता नहीं होगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि कृषि बिल में अगर हम संशोधन के लिए तैयार हैं तो आखिर इसका स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है, और अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो यह बात बाहर क्यों बोली जा रही है कि बिल में कमी है। संशोधन कभी भी कमी के रूप में नहीं देखे जाने चाहिए, क्योंकि संशोधनों का अर्थ यह नहीं है। कृषि मंत्री ने बिल्कुल साफ किया है कि बिल में कोई कमी है। किसानों को इसी के चलते समाधान में लगातार देरी हो रही है, और साथ ही कांग्रेस पर भी आज कृषि मंत्री ने निशाना साधा है। कृषि मंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि खून की खेती करना कांग्रेस की बहुत पुरानी आदत है, और लगातार इसी आदत के चलते किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े हुए तमाम प्रावधानों पर भटकाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है किसानों को कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे कि किसान की जमीन चली जाएगी। यह कहा जा रहा है कि किसान की आय कम हो जाएगी, लेकिन इससे किसान को फायदा होने वाला है। साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा आज कृषि मंत्री ने कि जहां पर सरकार टैक्स लगाती है उस सरकार के विरोध में प्रदर्शन होना चाहिए, या उस सरकार के विरोध में प्रदर्शन होना चाहिए जो कि टैक्स को फ्री करती है। किसान आंदोलन पर आपको एक बार हम अपडेट भी बता देते हैं। किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है। शामली में किसानों की महापंचायत, और इसमें भी तमाम बड़े फैसले होंगे। कल किसान 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। ये पहले ही किसान ऐलान कर चुके थे कि हम भारत बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली छोड़कर सभी जगह चक्का जाम किया जाएगा। तो इन 3 राज्यों को छोड़कर हर जगह चक्का जाम होगा। चक्का जाम को लेकर हरियाणा और पंजाब में पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तमाम इंतजाम किए गए हैं। 20 पूर्व आईएफएस ने कानून के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। तो जो पहले के राजनयिक थे उन्होंने भी इसमें चिट्ठी लिखी है, और किसान नेताओं ने पीएम से बात करने की मांग की है, और महापंचायत में जब्त किए गए ट्रैक्टरों को भी छोड़ने की मांग की है। किसानों ने साफ किया है कि या तो गृह मंत्री से बात करेंगे या प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे, और साथ ही यह मांग की है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको मुक्त कर दिया जाए। जो ट्रैक्टर हमारे सीज किए गए हैं आंदोलन के समय उनको भी छोड़ा जाए, क्योंकि वो खेती किसानी में काम आते हैं और वो हमारी जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद किसानों का भी यह कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि बिल वापस होने चाहिए, और वहीं पर सरकार भी अभी तक अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि अगर हम संशोधन के लिए तैयार हैं तो आखिर संशोधनों को कमी के तौर पर क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि संशोधन करना कहीं से भी बिल में खामी को नहीं दर्शाता है। और अगर यह कहा जा रहा है कि यह काला कानून है तो यह काला कानून कैसे है, इस चीज को भी किसान नेताओं को समझाना चाहिए हमें। तो सीधा प्रश्न कृषि मंत्री ने पूछा कि यह काला कानून कैसे हो जाता है, इसको भी हमें समझाया जाए। और उन्होंने कांग्रेस की राजनीति पर भी आज एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया। उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस खून की खेती करती हुई आई है। हर जगह पानी से खेती होती है, लेकिन कांग्रेस ने खून से खेती की। तो बड़ा आरोप उन्होंने भी आज एक किया है। यह पलटवार कृषि मंत्री का, क्योंकि लगातार कृषि मंत्री पर भी तमाम प्रश्न उठाए गए थे विपक्ष द्वारा। यह कहा जा रहा था कि जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में चूर हो चुका है, और इसीलिए किसानों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और सरकार अब बोल रही है कि हम हर बात को सुन रहे हैं, हम हर संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर जानबूझकर इस पर राजनीति क्यों की जा रही है। और चक्का जाम को लेकर हरियाणा और पंजाब में पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कल पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वैसी अव्यवस्था न फैलने पाए जो कि 26 जनवरी को देखी गई थी। इसी बीच किसान नेताओं ने भी
पीएम से बात करने की डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि अब कृषि मंत्री से हम बात नहीं करेंगे, हम किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे, हम या तो गृह मंत्री से बात करेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे, क्योंकि अब उनको भी हमारी बातें समझनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि जब किसान अपनी मांग पर इस चीज पर अड़ा है कि कृषि बिल वापस होंगे और सरकार इस चीज पर अड़ी हुई है कि बिल वापस नहीं होंगे, हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस आंदोलन, इस प्रदर्शन में देर हो जाए, किसानों का भी नुकसान हो, देश का भी नुकसान हो और सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल हो। क्योंकि जिस तरह से तमाम विदेशी ताकतें अब इस पूरे मामले पर अपने आप को मानवाधिकारी साबित करने की होड़ पर आ चुकी हैं, चाहे वो कोई भी सेलिब्रिटी हो बाहर के, चाहे तमाम बड़े नेता हो बाहर के, जिस तरह से ये कानून को लेकर तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं, इसकी भारत सरकार ने निंदा भी की है, क्योंकि ये तमाम मामलों से अलग है। अगर कहीं पर मानवाधिकार का मुद्दा होता है किसी देश में तो वहां पर बातचीत की जा सकती है, लेकिन अगर किसी देश की संसद में पारित किए हुए कानून की बात हो तो उसमें किसी को भी यह अधिकार नहीं बनता है कि उसकी निंदा की जाए। इस तरह अमेरिका में भी तमाम ऐसे कानून बनाए गए, लेकिन किसी भी सरकार ने उसकी उस तरह से निंदा नहीं की, चाहे वो वीजा से संबंधित हो, चाहे वो प्रत्यर्पण संधियों से संबंधित हो, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, क्योंकि वो वहां की संसद की गरिमा से संबंधित कानून है। जैसे अमेरिका में एक अश्वेत आंदोलन चलाया गया था, वो बात हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये मानवाधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसका संसदीय प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पर कानूनों की बात होती है, हर देश की संसद ये प्रयास करती है कि उसके कानूनों की निंदा उसी के ही पटल पर की जाए, उसकी देश की सीमाओं के अंदर की जाए और उसके नागरिकों के द्वारा ही की जाए, क्योंकि वो मामला उस देश का अंदरूनी मामला है। और हम भी हर बार यही कहेंगे कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत के संसद के अंदर जो पारित किया गया कानून है उस पर आलोचना या समालोचनात्मक उसका मूल्यांकन करने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों के पास है, विपक्ष के पास है हमारे, और हमारे सत्ता पक्ष के पास है। अगर उसका मूल्यांकन करना हमारी संसद के पास अधिकार है, लेकिन बाहर का कोई व्यक्ति यह नहीं बताएगा कि यह कितना सही और कितना गलत है। उसकी विवेचना करने के लिए हमारे पास उच्चतम न्यायालय भी है जो उसकी विवेचना कर सकता है। तो यही तमाम मुद्दे हैं जो आज हम बहस में सामने रखेंगे। विपक्ष से भी पूछेंगे कि आखिर उनको इतनी ज्यादा खुशी क्यों हो रही है जब इस पूरे मामले में ग्रेटा और रिहाना जैसे तमाम सेलिब्रिटीज कूदे। क्या उनका पक्ष इतना कमजोर है, या उनको लगता है कि उनकी बात पर जनता ध्यान नहीं दे रही है और उनको इस बात की खुशी है कि चलिए कोई हमारे पक्ष में तो आया, तो किसानों को समाधान क्या इस रास्ते से मिलेगा। और किसान नेताओं ने इसी बीच में यह भी कहा है कि पीएम से बात करनी हमको, हम प्रधानमंत्री मोदी को ही अब अपनी बात समझाएंगे, और अगर एक फोन कॉल की दूरी है तो आखिर मोदी जी हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। यह भी तमाम किसान नेताओं ने प्रश्न उठाया है। तो किसान आंदोलन का आज 72वां दिन है और शामली में किसानों की महापंचायत, लगातार किसानों की महापंचायत जगह जगह हो रही है। जन समर्थन जुटाने के लिए किसान अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की और तैयारी अपनी कर रहे हैं। उनका कहना है कि या तो हम अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे या फिर यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा पैंतरा खेला है। उन्होंने भी तमाम उन डीटीसी बसों को वापसी का एक आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि जो पुलिस वालों को लाने ले जाने के लिए डीटीसी बसों का इस्तेमाल होता है उनको तुरंत डिपो को सौंप दिया जाए। और इसी को लेकर फिर से एक बार दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के अधिकार सीमाओं की बहस तेज हो चली है। किसान आंदोलन की आड़ में ही एक बार फिर से इस पूरी बहस को हवा दी जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फिर से लोगों का ध्यान एक बार दिल्ली की सियासत की तरफ घूम जाए और किसान आंदोलन के बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत भी केंद्र में आ जाए। तो तमाम ये बहसें हर रोज जन्म ले रही हैं और किसान आंदोलन लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है। पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जो कीलें लगाई गई थी, जब उनके स्थान परिवर्तन की बारी आई, तब इसमें एक दो दिन तक काफी तेज बहस रही, काफी सियासत रही कि देखिए पुलिस को पीछे हटना पड़ रहा है। तो उसमें दिल्ली पुलिस को बाद में क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि हम कीलों को हटा नहीं रहे, हम सिर्फ उनकी जगह को परिवर्तित कर रहे हैं। वहीं किसान नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने का सीधा एक दांव चला है। उन्होंने कहा कि अब हम या तो मोदी से बात करेंगे या फिर गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे, उसके नीचे किसी भी मंत्री से अब हम बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। और तमाम अपनी मांगे भी सामने रखी हैं। महापंचायतों के जरिए उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, और साथ ही ये मांग रखी कि एमएसपी पर जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, और जो भी हमारे ट्रैक्टर सीज किए गए हैं आंदोलन के दौरान उनको तुरंत मुक्त किया जाए, उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो हमारी जीवन का आधार है, हम उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और साथ ही जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनको भी जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। और कल पूरे देश में चक्का जाम होगा। हरियाणा, पंजाब में पुलिस इसी को लेकर अलर्ट पे है, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली, इनमें चक्का जाम नहीं किया जाएगा। यह भी किसान नेताओं ने बिल्कुल साफ कर दिया है, ताकि पहले जैसी कुछ भी परिस्थितियां न बनने पाए। इस पर किसान नेता लगातार ध्यान दे रहे हैं। किसान नेताओं का फोकस ये भी है कि हम कुछ ऐसा ना करें जिससे कि किसान नेताओं और किसान की गरिमा को चोट पहुंचे, जैसा कि 26 जनवरी को मंजर देखने में आया था। उसके बाद से
किसानों की भी आलोचना कहीं ना कहीं की गई थी कि इन्होंने इस तरह 26 जनवरी के दिन जिद करके इस चीज को होने दिया, अगर इस पर थोड़ा सा एहतियात बरता जाता तो ये ना होता। इसीलिए अब किसान बिल्कुल सतर्क हैं। किसान चाहते हैं कि कहीं पर भी किसान की छवि पर धब्बा ना लगने पाए, और इसीलिए किसान नेताओं ने साफ किया कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़कर हम हर जगह चक्का जाम करेंगे। पहले से ही सूचनाएं वहां की स्थानीय पुलिस को, स्थानीय प्रशासन को दे दिया गया है कि हम किन रूट से जाना चाहते हैं और हमारे चक्का जाम का पूरा मैप क्या होगा। यह जानकारी पुलिस प्रशासन को तमाम राज्यों में पहले से ही दी गई है। इसी बीच 20 पूर्व आईएफएस अधिकारियों ने भी कानून के समर्थन में चिट्ठी लिखी है। और महापंचायत में जब्त किए गए ट्रैक्टर को छोड़ने की भी किसानों ने मांग की है। किसानों का कहना है कि जो भी ट्रैक्टर सीज किए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, ताकि हम इनका इस्तेमाल अपनी खेतीबाड़ी में कर पाएं, और इनको सीज मत कीजिए, इनसे हमारा पूरा जीवन चलता है। और किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में भी आज बहुत ही तल्ख बहस हुई है। कृषि मंत्री ने बोला है कि दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है और खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। यहां पर आनंद शर्मा ने भी कांग्रेस का पक्ष रखा। आनंद शर्मा ने कहा कि किसानों को संघर्ष के लिए मजबूर किया गया, सरकार इसकी जिम्मेदारी है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का निराशाजनक प्रशंसा पत्र है, ये आनंद शर्मा ने आज कहा। और दुख की बात है कि उसमें कृषि कानूनों की तारीफ की गई है। उसी बीच में संजय राउत ने भी एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि देश प्रेमी कौन है, अर्नब, कंगना या किसान। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देश प्रेमी कौन है हमारे देश में, अर्नब गोस्वामी जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक निरपराध व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, या कंगना रनौत देश प्रेमी है। प्रकाश जावड़ेकर के बारे में अर्नब ने किस भाषा का इस्तेमाल किया, ये बातें संजय राउत ने आज पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट कोड तोड़ते हुए बालाकोट स्ट्राइक के बारे में पहले बता दिया गया था, वो आपकी केंद्र सरकार की शरण में है, और आप बोल रहे हैं कि किसान देशद्रोही है। सच बोलने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन सच बोलने वालों को गद्दार भी कहा जाता है, ये भी बात उन्होंने दोहराई है। वहीं आनंद शर्मा के भी तेवर तल्ख दिखाई दिए, बोले माइक नहीं है तो चिल्लाना पड़ेगा ना। उसके बाद उनके माइक को ठीक किया गया और तमाम सांसदों ने इसी बीच में चुटकी भी ली कि आपकी आवाज तो वैसे भी काफी बुलंद है। और उसके बाद आनंद शर्मा भी हल्का सा मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इसी बीच में कहा, आनंद शर्मा ने, कि किसानों को संघर्ष के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद देश के हालात सबको पता है, उन लोगों को भी जिनके रोजगार गए, परिवार तबाह हो गए, किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर किया गया, इसकी जिम्मेदार सरकार है। तो एक तरह से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश आज कांग्रेस ने भी की, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में महामारी के दौरान सरकार की उपलब्धि तो बता दी गई, लेकिन लॉकडाउन के समय प्रवासी और लाखों मजदूर परेशान हो गए, पैदल चलने को मजबूर हो गए। एक बच्चा स्टेशन पर अपनी मरी हुई मां के शरीर से कंबल हटा रहा था, यह बात भी दोहराना आनंद शर्मा वहां पर नहीं भूले। उन्होंने सरकार को घेरने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसी बीच कृषि मंत्री ने जब मोर्चा संभाला तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि विपक्ष ने हमें कोसने में कंजूसी नहीं छोड़ रखी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जैसे ही बारी आई तो उनके भी तेवर अलग दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को धन्यवाद कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की, सरकार को कोसने में कंजूसी नहीं की गई है। कृषि कानूनों को जोर देकर काला कानून बताया गया। मैं किसान यूनियन से 2 महीने तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, लेकिन मुझे जवाब अब तक नहीं दिया गया है कि इस कानून में काला क्या है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि अगर सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है तो इसके मायने ये कतई नहीं है कि कृषि कानून में कहीं पर गलती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एक प्रावधान बता दीजिए जो किसान का विरोधी हो। एक ही राज्य का मसला है, किसानों को बरगलाया गया है। तो इसी पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बहस करने के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार आपको उनसे हम यहां पर रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह है, किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। हमारे साथ नेहा धुआं है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले देवेंद्र जी आपके ही पास आते हैं, क्या लगता है दोनों की बहस में, दोनों की जिद में, चाहे सरकार हो चाहे किसान, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी? देखिए, सरकार का मंतव्य ही यही है कि देर हो, और देर मतलब अंधेर। आपको सबको पता है, देश को पता है, दुनिया को पता है। वास्तव में कृषि मंत्री जी आज समझ में कर रहे थे कि एक भी कमियां बता दें, काला है क्या बता दें। भाई साहब, किसान पहले समझ नहीं रहा था, समझ गया तभी किसान विरोध कर रहा है। और पहली दफा है कि जबरदस्ती आप लोग फायदा दे, नहीं ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसे ही फायदा एक बार कारपोरेट घराने का देकर देखिए, एकड़ी निकल जाएगी। वास्तव में दिक्कत यह है कि आपने
पहले ही कॉर्पोरेट घराने को बता दिया था। जब आपकी सरकार बनी उसके 14 दिन के 7 दिन के अंदर ही 12 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन अडानी साहब ने करवाए थे। और सेबी में इन्होंने 2007 जब आप सरकार बनी, सेबी में इन्होंने हलफनामा दिया है, डॉक्यूमेंट इन्होंने जमा किया है। इनको तो पता चलता है हरियाणा में 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज किया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन किसानों का बिल किसानों के लिए रखा जाता है। आप एसएमएस करवाते हो, मंत्री साहब एसएमएस करवा रहे थे कि किसानों के बिल के हक में है सरकार, किसानों के हक में। अरे मंत्री साहब, यही अगर रात में देवेंद्र जी सवाल तो यही है ना कि अगर इतनी सारी विसंगतियां हैं कानून में, अगर कानून में इतनी सारी, देवेंद्र जी सुनिए तो, नहीं, अगर इतनी सारी विसंगतियां कानून के अंदर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते थे ना। सुप्रीम कोर्ट तो आपसे खुद आगे बढ़कर पूछ रहा था कि आइए बताइए कि कानून काला कैसे हो जाता है। अब तक कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचा। ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट आगे पूछ के बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट का क्या रूल है? सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे तब तो सरकार ने पास किया है, पहले हम सरकार के पास जाएंगे। ठीक है, सरकार नहीं किया, जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं कि हमें तय करना है ना। ठीक है, ना सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है ना सरकार तय कर सकती। हम स्वतंत्र है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, नहीं जाने के लिए, तो कोई तय नहीं कर सकता। ठीक है नेहा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसमें, जवाब ले लेते हैं एक बार। कोर्ट का काम ये है कि कोई एक चीजें हो तब हम जाएंगे, तब हमारी बात सुनेगा। याद रखिए, ये सरकार के लोग कुछ लोग जा करके चीजें बरगला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना एक गरिमा है, सबको सिरोधार है। सुप्रीम कोर्ट हम सरकार से लड़ रहे हैं, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं नेहा जी। ठीक है, नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जाने कितने दिन बीत गए, आपके पास भी पूरे मौके थे कि आप एक टेबल पर बैठे हुए थे, आप चाहते तो इन दूरियों को कम कर सकते थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिसीजन सामने नहीं आया कि जिससे ये संकेत मिले कि ये दूरियां बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगी। दूरियां तो बढ़ती जा रही हैं, समाधान क्या है आपके पास? जी, मैंने अभी किसान नेता को बड़े धैर्यपूर्वक सुना है और अब मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ वो भी मेरी बात थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने। बिल्कुल, जी धन्यवाद। अब मैं किसान नेता जो बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि काले कानून का एक भी बताइए, नुकसान बताइए। नुकसान इनके पास कोई बात नहीं है। अटरम शटरम, अदानी अंबानी, इन सबको घेरने के लिए इनके पास सारे मुद्दे होते हैं। 26 जनवरी, ये जनवरी परेड करनी है, वकील क्यों लगाए गए, पुलिस में क्यों, लेकिन इनसे पूछो, अगर इनसे पूछो कि आप उसमें काले कानून में गलत क्या है, उस गलत को ये बता नहीं पाते। मैं आपको उसकी खास बात बताती हूँ, जो सबसे खास बात है, जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं नीचे के किसानों को, जो ऊपर बैठे हुए किसान नेता अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, पहले इनकी बात पूरी होनी। नेतागिरी के लिए मैं ये बताती हूँ, आज तक मंडियों में, आज तक की डेट में मंडियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो ये बिचौली एपीएमसी के तहत मंडियां चलती हैं, वहां पर ये लोग बिचौलियों को बेचते थे। वो एक 2-2 महीने के क्रेडिट वो करते थे, कहते थे आपको हम इतना ब्याज पे दे रहे हैं, किसान को पैसा देते थे, उसका गेहूं का पैसा भी नहीं देते थे, ब्याज कर देते थे, और ब्याज भी फिर इतना खड़ा हो जाता था जब उसको फसल बोने के लिए देते थे कि वो वापस असल चुका पाता था ना ब्याज, ये करते थे बिचौलिए। आज जो है सरकार ने कहा कि भैया जो एपीएमसी के तहत जो मंडियों में पैसा लेगा, किसान को उधार देगा, मतलब उससे उसका गेहूं लेगा, 3 दिन में अगर वो उसका पैसा नहीं चुकाएगा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन कहा। देवेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक मेरे पास भी एक सवाल है देना जरूरी होगा, ये किसान के भले के लिए। तो क्यों किसानों को नेहा जी सुनिए तो, 3 दिन में पैसा मिले नहीं, लेकिन सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना नेहा जी, सवाल तो ये भी है ना कि अगर इतने अच्छे प्रावधान हैं, अगर आप पूरे के पूरे देश को आप एक कर मुक्त अर्थव्यवस्था अगर आप बनाना चाहती हैं, तो आखिर किसानों को आप ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर यही तो किसान समझते हैं, किसान नेता नहीं समझना चाहते, उनको अपनी नेतागिरी चलानी है। आप बताओ 3 साल के लिए बिचौलिए आपका पैसा रख लेते हैं। देवेंद्र जी आऊंगा आपके पास, कीर्तिनिधि जी भी हमारे साथ, बस उनसे भी एक कमेंट अभी यहाँ पे। इसी कारण किसान गरीब रहते थे। आज हमने कहा कि जो भी बिचौलिए हैं, जो भी कॉर्पोरेट वाले हैं, अगर वो 3 दिन में उनके गेहूं, अनाज या किसी भी चीज का पैसा, जो भी उनकी फसल है उसका पैसा 3 दिन में पैसा नहीं लौटाएंगे, तो उनपे जेल उनको होगी या उनपे कड़क कानून की कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसान का भलाई तो है, आप इसमें किसान का नुकसान तो बताइए। दूसरा आपने कहा कि हमारे को कोर्ट में जाने का प्रावधान दिया जाए, तो कोर्ट में जाने का, हमने इनको सिविल कोर्ट में जाने का प्रावधान भी दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम संशोधन कर रहे हैं, कि इसका मतलब ये कि वो गलत है। हमने आपको अच्छाइयां बताई, आप हमको बुराई तो बताओ। आप सुप्रीम कोर्ट
की बात नहीं मानते, आप सरकार की बात नहीं, सरकार बात खत्म कर चुकी थी ना, आपसे कितनी बार कहा कि हमारे से बात कीजिए और 11 राउंड लगाए, 11 राउंड में भी ठीक है नेहा जी, हम हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे भी हैं। देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है नेहा जी, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानो, ठीक है। कीर्ति निधि जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार ये बोल रहा है कि जो बाहर की सेलिब्रिटीज आवाज उठा रहे हैं वो कितना अच्छा है, देखिए देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको लेकर तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये आया, क्या विपक्ष अब इतना कमजोर हो चुका है कि अब उसको रिहाना या ग्रेटा की यहां पर जरूरत पड़ रही है? आप भी तो अपने पक्ष को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से रख सकते हैं। राजेश जी, आप शायद भूल गए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया था केंद्र की सरकार ने, तो ब्रिटिश सांसदों को कौन वहां आमंत्रित किया था? देश के अंदर दखलंदाजी करने का शुरुआत किसने किया? अगर मोदी सरकार विदेशी सांसदों को जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रमण करा करके ये बताने का प्रयास कर रही थी कि हमारी कानून व्यवस्था, हमने जो फैसला लिया वो सब सही है, तभी तो आज विदेश के कलाकार, विदेश के नागरिक भी इस आंदोलन में बोल रहे हैं। इसकी शुरुआत मोदी सरकार ने किया। और मैं नेहा धूपिया जी को बता रहा हूँ, नेहा जी एक सेकंड, पहले इनकी बात पूरी हो जाए वाले, आप सुनिए पूरी, मैं आपको बताता हूँ, आज का 3 दिन में अगर किसान का भुगतान नहीं होगा तो उसको नेहा जी पहले उनकी बात हो जाने दीजिए ना, फिर आप अपने तर्क को आप रख दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर राजेश जी, जब योगी आलोक में सरकार बनी, आलोक उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था 100 दिन में गन्ना किसानों का पाई भुगतान कर देंगे। आज के डेट में 4 साल सरकार पूरी होने जा रही है, हजारों करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, और इतने दिन के आंदोलन में लगभग 125 किसानों की मौत हो चुकी है। ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। ये सरकार को संवेदना दिखाते हुए उन किसानों के परिजनों से संपर्क करना चाहिए था जिन किसानों के अपने हक की लड़ाई में जाने चली गई। ये सरकार तो पूरी तरीके से असंवेदनशील सरकार है, जो किसानों के साथ नहीं पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। और मैं बताता हूँ पूंजीपतियों के साथ कैसे खड़ी है। नेहा जी सुनिए इसको, देश के अंदर कृषि बिल आने से पहले बड़े बड़े गोदाम अडानी और अंबानी के हरियाणा और पंजाब के अंदर बनाए गए। कृषि बिल आने से पहले बड़े पूंजीपतियों को पता है। और एक काला बाजारी रोकने के लिए राजेश जी एक शब्द है लिमिट, व्यापारियों को एक लिमिट में खरीदारी की अनुमति थी, लेकिन इस सरकार ने फसल खरीदने के लिए लिमिट सब हटा दिया बिल में। अनलिमिट खरीदारी करिए, जो जितना बड़े आदमी वो खरीद लेगा तो फिर इसकी कालाबाजारी इस देश के अंदर होगी कि नहीं होगी? एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं करते जिसकी मांग किसान कर रहा? ये किसानों का दमन करना चाहते हैं, ये किसानों के आंदोलन को दबाना चाहते हैं, किसानों के आंदोलन को साजिश के साथ तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब तो सब माफी है राजेश जी, मैं बोलना चाहूंगी, ठीक है, छोटा सा लेकिन जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे साथ और भी जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए रास्ते में कील लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जवाब दे रही हैं, आपकी इसी बात पर जवाब देना चाहती है नेहा जी। हाँ जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस के नेता ने जो अभी सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं, सपा के हैं कीर्ति निधि पांडे जी। अच्छा, तो ये सपा के जो नेता है इन्होंने ये सवाल किया कि वहां पर जब धारा 370 हटानी थी तो बाहर के सांसदों को बुलाया जाता था, अब रिहाना के बीच में आने से क्यों तकलीफ हो रही है? अरे भाई, सांसदों और एक पॉप स्टार पॉर्न स्टार में आपको फर्क नहीं नजर आता? अगर नहीं नजर आ रहा तो कुछ नहीं कर सकते। गलत बात नहीं है, रिहाना एक पॉप स्टार है। दूसरा आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैंने तो धैर्य पर इनकी आवाज या तो धीरे करिए। कीर्ति जी एक सेकंड सुन लीजिए ना इनकी बात को। कीर्ति जी एक सेकंड सुन लीजिए ना। कीर्ति जी शर्म कीजिए, यही पे आप दिखा रहे हैं कि आप महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार करते हैं, आप महिलाओं की आवाज दबाते हैं, आप जात की महिलाओं को बोलने नहीं। कीर्ति जी एक सेकंड कीर्ति जी अपनी बारी पर आप बोलिएगा। कीर्ति जी अपनी बारी पर आप बोलिएगा, एक सेकंड ना। आप ये बात कहते हैं पूंजीपतियों को, मतलब कि कृषि बिल आने से पहले पूंजीपतियों ने गोदाम बनाने की शुरू कर दिए, कोल्ड स्टोरेज। इसी में इनकी बात छुपी हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले आज तक इतने सालों से क्या होता है, अनाज या तो चूहे खा जाते थे,
या अनाज वेस्ट जाता था। जब कोल्ड स्टोरेज की कमी होती थी देश में, गिने चुने कोल्ड स्टोरेज होते थे। आज सरकार ने इस बात को ध्यान रखा, आज इस बात का सरकार ने ध्यान रखा और कॉर्पोरेट वालों को कहा कि आप बड़े से बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाओ जिससे किसानों का अनाज खराब। ठीक है नेहा जी, ठीक है। शुचि विश्वास भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता है, एक बार उनके पास भी चलते हैं। ठीक है नेहा जी, ठीक है, आते हैं। शुचि विश्वास, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है, कहीं ये संदेश तो नहीं जा रहा है विश्व में कि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि उसको बाहर की ताकतों का सहारा लेना पड़ रहा है? पहले तो मैं तमाम सारी बातों को सुनने के बाद जो खास बातें निकल के आई हैं उस कानून के संदर्भ में ही बोल देती हूँ। बिल्कुल। ये अनाज मंडियां, ये गल्ला मंडियां खत्म होने से दलाल सक्रिय होंगे जो बार बार कह रहे हैं बिहार पे औने पौने में खरीदते हैं और अन्य राज्यों में एमएसपी पर बेचते हैं। पूर्व निर्धारित एमएसपी अगर नहीं होगा तो सही मूल्य, सही वजन और मोल भाव की जो ताकत है किसान की वो खत्म हो जाएगी। और पहले जमीन हड़पने की जब कोशिश हुई, जब भट्टा पासवान आया और लैंड एक्विजिशन को खत्म किया, कांग्रेस खड़ी हुई। अब ये हड़पने की कोशिश है, खेत खलिहान गिरवी रखने की कोशिश है और ईस्ट इंडिया की तरह काले कानून करोड़ों मजदूरों और किसानों, अड़हतियों और मुनीमों और ट्रांसपोर्टर्स, उन सब का रोजगार। दूसरा, ये सरकार लागत जमा 50% मुनाफे का वादा करके सरकार में आई थी और ऐतिहासिक तीनों अध्यादेश, काले कानून, ये राज्यसभा टीवी न्यूज का ध्वनि मत के माध्यम से आपदा को अवसर बनाते हुए शीतकालीन सत्र को रद्द कर जिस तरह लागू किए गए हैं, तो खेती का खात्मा करने का मोदी सरकार का ये प्लान है। पूर्व निर्धारित समर्थन मूल्य जो ये बेंचमार्क बार बार कह रहे हैं, किसान कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी, ये तो पहले भी था। अगर हम एग्रीकल्चर सेंसेक्स की बात करें तो 86% किसान 5 एकड़ से कम भूमि के मालिक हैं। उनकी औसत मिल्कियत 2 से 5 एकड़ है। ऐसे में ये कहना कि बिहार वाला महाराष्ट्र जाएगा, महाराष्ट्र वाला तमिलनाडु जाएगा, तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। मंडियां खत्म होते ही लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हम मार्केट फीस और ग्रामीण विकास फंड की बात करें या प्रांतीय सरकारों के अधिकार की बात करें, और अकेले हम पंजाब का उदाहरण देंगे, पंजाब की गवर्नमेंट ने 127,45,000 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, 736 करोड़ रुपए से मार्केट फीस मिली और लगभग इतना ही ग्रामीण विकास फंड में आया। इससे 613 करोड़ रुपए आरजीएसी आए और ये एफसीआई और संबंधित विभागों के माध्यम से ही हुई। नहीं, एक जो सवाल आज एक सवाल कृषि मंत्री ने खड़ा किया, छोटा सा कूद कर रही है, उनको सुनने दीजिए, उनको कानून नहीं पता है। नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। नेहा जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये ट्रोलर वाली भाषा, हाँ बोलिए आप पहले आपको शर्म नहीं आ रही है। व्हाट्सएप पे पढ़ी लिखी है तो यहाँ पर ना बोलिए। आप सुनिए, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ मत दीजिए, व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ मत दीजिए। आप सुनिए ना फिर। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड बोलने दीजिए ना उनको। कुछ भी हो लेकिन वो अपना यहाँ पर पक्ष रख रही है ना नेहा जी, उनका भी अपना एक पक्ष रख लेंगे। कोई विवाद होगा कानूनी पेचीदगी और अफसरशाही में इंटरप्रिटेशन के लिए जो बोर्ड बैठेगी उसमें एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर लेवल के लोग होंगे। तो ये लोगों की आय आजीविका पर नियंत्रण, अनुसूचित जाति, पिछड़े, बटाईदार, उन सबों के अधिकार पर अतिक्रमण है। और दूसरा, उन्होंने अभी एपीएमसी की बात किया 2015 जी, आऊंगा आपके पास, एक सेकंड, अभी हम देवेंद्र जी के पास जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने दाल खरीदी 45 रुपए पर केजी विदेशों से ली और 170 रुपए से 200 रुपए प्रति किलो बेची गई। ये 2.5 लाख करोड़ का अरहर दाल घोटाला अभी 2015 में मोदी जी की गवर्नमेंट में हुआ। 62 करोड़ लोगों की जीविका खेती पर आधारित है। पूरे देश में कितनी मंडियां हैं? सुची जी ठीक है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह भी हैं जुड़े हुए, किसान नेता हैं। एक बार अब हम उनसे भी पूछते हैं। देवेंद्र जी, आप कुछ बीच में अपना तर्क रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, नेहा जी को शायद पूरा तथ्य पता नहीं है, इनको एक बार स्टडी करने की जरूरत है। पर्सनल लड़ाई हमारी किसी की नहीं है। नेहा जी, सेबी का एक बार वहाँ खोलिए, वहाँ डॉक्यूमेंट देखिए कि पहले ही यहाँ प्री प्लान हो चुका था कि हमें अडानी को लाना है। यह क्लियर था। 100 एकड़ जमीन हरियाणा में, बोलिएगा नहीं, 100 एकड़ जमीन लैंड चेंज किया जा चुका है, लैंड यूज चेंज किया जा चुका है। तो किसानों से क्यों नहीं पूछा गया? अरे कारपोरेट घराने से नहीं, तो क्या हम हरसिमरत कौर बादल को कहते हैं कि आप कोल्ड स्टोरेज बनाओ, या कांग्रेस वालों को कहते हैं कि आप कोल्ड स्टोरेज बनाओ? कोई बिजनेसमैन होगा, कॉर्पोरेट वाला होगा। मैं बता रहा हूँ,
बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, इस तरह में फिर एक दूसरे की बात फिर क्लियर नहीं आ पाती है। ठीक है, बोलिए आप देवेंद्र जी। तो वहां पे चीजें हैं। हाँ, भला हो आप विपक्ष का कि विपक्ष, भला हो सरकार का कि सरकार इतने रोने डाले कि देश में विदेश में प्रधानमंत्री जी का बहुत एक सम्मान गरिमा बढ़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये कैसे ऐसा करते हैं क्रिया तो प्रतिक्रिया नहीं आएगा। अरे ट्रंप सरकार नारा दोगे, जब की बात ट्रंप सरकार, तो उसका वो जो महिलाएं हैं जो ट्वीट कर रही हैं, पहली दफा मैंने देखा इतिहास में जितना एक हमारा सरकार एक ट्वीट पे कितना विचलित होते हैं। बहुत शर्मनाक बात है कि एक लड़की 70 साल की इस सबकी पूरे सरकार को और बीजेपी को और जितने इनके फॉलोअर सबको हिला कर रख दिया है। सोचिए कितना दौड़ मचा है। लेकिन अगर सुन लीजिए, ये बात साबित हो चुकी है। टूल किट यूज किया है उस लड़की ने, जो 70 साल की लड़की का बोल रहे हो ना, जो ग्रेटर नंबर का बोल रहे हो, टूल किट यूज किया खालिस्तानियों के कहने पर, खालिस्तान के कहने पर उसने, खालिस्तान के कहने पर उसने, अरे आपकी ज्ञान इतना कम है, आप जाके देखिए तो सही, आप उसके ट्विटर अकाउंट को देखिए तो आपको पता लगेगा कि उसने टूल किट यूज किया या नहीं किया। उसने 2 बार ट्वीट डिलीट करी, फिर अपने टूल किट को ठीक किया और टूल किट के जरिए वो हमारे देश को बांटना चाह रहे हैं। ये खालिस्तानी लोग हैं जो इनको फंडिंग कर रहे हैं। यहाँ किसान आंदोलन के नाम नेहा जी, अगर आप अपनी बात बाद में रखेंगी तो आपकी बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। आंतरिक मामले में बताइए, आंतरिक जनतंत्र में आंतरिक का भारी मामला नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम होता है, उसके अनुसार से चला जाता है। आपको पता होना चाहिए, भारत के अच्छे कामों का सपोर्ट कर सकता है तो भारत में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो बिल्कुल काम है, बिल्कुल लेकिन कोई पॉपस्टार हमारे को नहीं सिखा सकते। अगर आप यही कह रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इन कानूनों को हरी झंडी दिखाई, कहा है कि ये कृषि कानून जो बने हैं ये बिल्कुल हक में बने हैं किसानों के। आप अगर बात ही सुननी है तो वहाँ के मंत्रालय की सुनिए ना। ये पॉपस्टार की बातें सुन के क्यों बोल रहे हैं? आप अगर बोल रहे हैं कि विदेशी ताकतों को हमारे मामले में बोलने का हक है तो देवेंद्र जी सुन लीजिए ना, अब आप भी सुन लीजिए ना एक बार उनको। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, आप विदेश मंत्रालय की बात क्यों नहीं सुन रहे? आप अमेरिका के विदेश मंत्रालय की बात क्यों नहीं सुनते? उन्होंने बोला है कि ये कृषि कानून किसानों के फेवर के लिए है। अरे भाई साहब, आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप सुनते नहीं है। देवेंद्र जी सुन लीजिए। जब ये लोग बात करें कि विदेशी ताकतें अगर बोल रही है हमारे आंतरिक मामले में तो उनको बोलने का हक है। अरे भाई, हम कह रहे हैं बोलने का हक है, तो आप एक पॉपस्टार की बातें क्यों सुन रहे हैं? आप वहाँ के विदेश मंत्रालय की बात क्यों नहीं सुनते? वहाँ के विदेश मंत्रालय ने साफ बोला है, आप देखिए ना, आप चेक करिए भाई साहब, आप ट्वीट देखिए। विदेश मंत्रालय ने साफ अमेरिका से बोला है कि कृषि कानून भारत के किसानों के हक में है, लेकिन अगर वो फिर भी शांति प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। ये वहाँ के विदेश मंत्रालय ने कहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज्ञान हो, या वो बैठी हुई कांग्रेस की प्रवक्ता वो भी चेक कर सकती हैं। अब मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब आप ये बात बोलते हो कि अदानी और अंबानी ने कोल्ड स्टोरेज क्यों बनाए, और क्या हम कांग्रेस के लोगों को देते कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए? और क्या सिमरन कौर बादल को देते कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए? अरे भाई, कोल्ड स्टोरेज कोई कॉर्पोरेट वाला ही बनाएगा ना। कोल्ड स्टोरेज कोई कॉर्पोरेट, और इतनी नफरत एक भारत के उद्योगपति से, इतनी नफरत, ऐसा लगता है जैसे कि वो उद्योगपति भारत की इकोनॉमी बढ़ाते रहे। ठीक है, पूछ लेते हैं एक बार। ठीक है नेहा जी, कीर्ति जी कुछ बोल रहे हैं। कीर्ति जी बोलिए। नहीं, ये नेहा जी ने कहा कि मैं कांग्रेस को दे देती। क्या भारतीय जनता पार्टी के अडानी और अंबानी कार्यकर्ता हैं कि इस देश के व्यापारी हैं या कारपोरेट? नेहा जी और एक सवाल मैं पूछा था इनसे, इन्होंने कहा कि 3 दिनों भुगतान नहीं होगा तो लोग जेल चले जाएंगे। यूपी सरकार के अंतर्गत आने वाली चीनी मिले पिछले 4 सालों से भुगतान नहीं कर रहे किसानों का। किसान आंदोलन कितने कितने अधिकारी जेल गए? कौन से सरकार के मंत्री जेल गए अब तक? कीर्ति जी, कहती हूँ कि वो पूछे इनसे, उद्योगपति होना पाप है क्या? उद्योगपति देश की इकोनॉमी को बूस्ट करवाता है ना, क्या बुरी बात है? अगर हमने कोल्ड स्टोरेज के लिए ठेका दिया तो आप बताओ ना कि कांग्रेस को देते ठेका?
उनको लाभ देना चाहती है, उसको तो कीर्ति जी, कर रही है। यही तो कीर्ति जी, गलत बात है, सुनिए तो। यही आप लोग गलत सोच है। कीर्ति जी, सुनिए तो। वो आज से नहीं है, कीर्ति जी, आज के भी बने हैं। एक सेकंड देवेंद्र जी, एक सेकंड, नेहा जी, एक सेकंड। इसमें दो अहम चीजें हैं कीर्ति जी। पहली चीज ये, अंबानी ने अपनी कंपनी के माध्यम से एक हलफनामा लगवाकर हाईकोर्ट में साबित कर रखा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ना तो कोई लेना देना है और ना ही भविष्य में हमारी कोई ऐसी योजना है कि हमारी सब कंपनी या हम इस तरह के व्यवसाय में उतरने वाले हैं। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, क्या अब तक ये भारत सरकार ने किसी तरह का गजट जारी कर दिया है क्या, जिसमें लिखा हुआ कि अंडानी की जो आपके अडानी है और जो आपके अंबानी है, इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा व्यापारी कोल्ड स्टोरेज नहीं बना पाएगा? सही बात है, ये लोग जान के लोगों को टारगेट करते हैं। अरे आलोक नाम है मेरा, आलोक शुक्ला हूं मैं, राजेश नहीं हूं। जी मैं बता रहा हूँ आपको। कीर्ति जी, आलोक शुक्ला। हाँ आलोक जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा थोड़ा धैर्य से सुनिए। अभी तक नेहा जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि 3 दिन में जेल हो जाएगी अगर किसानों का भुगतान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की इनकी सरकार हजारों करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं कर पाई। दूसरा सवाल, क्यों? इस देश के कितने एयरपोर्ट बिके, नेहा जी आप रुकिए। एयरपोर्ट दिए गए, अडानी को ही दिए गए। इस देश के अंदर नोटबंदी का जो लाभ हुआ अडानी अंबानी। नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड, उनका जवाब तो पहले पूरा होना दीजिए। उनका जवाब पहले आने दीजिए, एक सेकंड। कॉर्पोरेट वाले होते हैं, बिट होती है, आपको इतना तो पता होगा। नेहा जी, नेहा जी सुनिए तो, देखिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो अपनी बात पहले पूरी कर लेना, पूरी करने दीजिए उनको बात अपनी। कीर्ति जी, मैंने नेहा जी से एक सवाल पूछा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल इनकी सरकार को हो गए, आज भी गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। एक भी मिल मालिक के खिलाफ अगर इनकी सरकार ने कार्रवाई किया हो, एक भी कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई हो, किसी प्रमुख सचिव के खिलाफ कार्रवाई आज तक हुई हो, किसी मिनिस्टर का विभाग बदला गया हो, इस वजह से कि किसानों का गन्ना का भुगतान आज तक क्यों नहीं किया गया, तो ये बता दे हमको। ये सिर्फ कागजों में लिखी बातों को मत बताए, प्रैक्टिकल जमीन पे आकर के बात करें। और क्या यह सरकार कारपोरेट, बड़े कारपोरेट को लाभ नहीं दे रही है? देश के तमाम एयरपोर्ट अडानी को नहीं दिए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के ऊपर लिखा अडानी एयरपोर्ट, लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के ऊपर लिखा अडानी एयरपोर्ट। अरे अडानी एयरपोर्ट रेलवे को प्राइवेटाइजेशन चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, बनाया गया अडानी ग्रुप के द्वारा। आप कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मुझे समझ नहीं आ रहा। देश को गुमराह मत कीजिए, आप देश को गुमराह मत कीजिए। अगर संवेदनशीलता होती है सरकार में तो एक किसानों से मुझे ये बताइए, आप लोगों को प्रॉब्लम किससे है? आप यहाँ किसानों के बिल की बात करें, आप मुझे ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। नेहा जी एक सेकंड, देवेंद्र जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड। शुचि जी, जिस तरह से आज कृषि मंत्री ने एक बड़ा करारा हमला किया है कांग्रेस पर, उन्होंने कहा कि पूरी हर जगह पर पानी से खेती होती है लेकिन कांग्रेस तो खून से खेती करने की आदी है। इस पर आपकी आज क्या इसमें प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुकड़ है, कीर्ति जी आपसे नहीं, कीर्ति जी आपसे नहीं, सुचि विश्वास ऐसा समूह है जिसको बातें बनाने, अभी एक पैनलिस्ट हमारे साथ भी हैं, अगर इनकी बातों और बयानों पे जाएंगी तो इनके पास एक जिनके प्रधानमंत्री आइडियल है वो राडार आसमान में देखते हैं, गटर की गैस से चाय बनाते हैं। अब देखिए ये पैनलिस्ट है। नेहा जी एक सेकंड ना, नेहा जी एक सेकंड बोलने दीजिए, ऐसे नहीं, बीच में नहीं नेहा जी बीच में नहीं, नेहा जी बीच में नहीं, नेहा जी बीच में नहीं, नेहा जी बीच में नहीं ना, बोलने दीजिए ना एक बार पहले उनको बात को। Even though she don't have any dignity of the panel, even she don't know how to behave in the political panel. The way that नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी धीरज रखिए ना थोड़ा सा, नेहा जी धीरज रखिए, इसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है, पर्सनल कुछ भी नहीं है इसमें, नेहा जी पर्सनल नहीं है इसमें, नेहा जी पर्सनल मत होइए, नेहा जी नेहा जी इसमें पर्सनल जैसी कोई बात नहीं है, आप सब अपनी अपनी विचारधारा को यहाँ पर रख रहे हैं। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुचि जी, सुचि विश्वास एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड सुनिए, एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात को, एक सेकंड आप सभी पहले मेरी बात को एक बार ध्यान सुनिए। आप सभी यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत बातों को रखने के लिए नहीं, अपनी अपनी पार्टी का आप लोग पक्ष रखेंगे, अपनी विचारधारा को रखेंगे, तो पर्सनल मत होइए, कोई भी पर्सनल मत होइए। बिल्कुल सुचि विश्वास अपनी बात को रख रही है, पहले वो अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद ही कोई पैनलिस्ट बीच में बोलेगा। सुचि जी बोलिए। सभी को ये बात समझनी चाहिए, आप नए प्रवक्ता हैं तो आप उस मैटर्स में रखें। हाँ
तो देखिए, बयानों पर अगर हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे मूर्खतापूर्ण तर्क हैं, लेकिन 70 वर्षों में जिस विरासत को हमने तैयार किया, चाहे इसरो हो, चाहे डीआरडीओ, चाहे प्लानिंग कमीशन, चाहे गेल, चाहे भेल, चाहे सेल, चाहे एचएएल, चाहे बीएसएल, 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो लगातार बेच रही है। अडानी पोर्ट किंग, वो जलपोर्ट का उनका जितना बड़ा कारोबार है, और प्रधानमंत्री जी का जो विज्ञापन है, और आपदा में जो 8,000 करोड़ का उन्होंने विमान खरीदा। अंबानी की जो वर्थ है, इसमें सिर्फ कोरोना काल में 35% का जो इजाफा हुआ है, और जो 1,80,00,000 लोगों ने अपना रोजगार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से गिरा है, जो 35% असंगठित क्षेत्र में लोगों की आय गिरी है, जो जीडीपी अर्थव्यवस्था जो पाताल लोक में है, जो लोगों की आय जो रसातल में है, सुची जी, जो हमारी माइनस जीडीपी का अभी बजट आया है। तो एक और देश के ये हालात है, दूसरी ओर मूर्खतापूर्ण बयान है। सुची जी, और 62 करोड़ किसान जो अन्नदाता है, जो देश है वो किसान और मजदूर से बना है। अगर क्रोनिक कैपिटलिस्ट, सुची जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी एक सेकंड, सुची जी मेरे एक प्रश्न का आप यहाँ पर उत्तर दे दीजिए। सुची जी सुनिए तो प्रश्न तो एक बार सुनिए। सुची जी, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे ये दिमाग में है और ये मेरे को समझ में नहीं आता कई बार। जब आप विनिवेश करते थे तब आप इसको शब्द बोलते थे कि हम विनिवेश कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं। जब उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप बार बार उसको ये साबित करने पर जुटे हैं कि ये लोग निजीकरण कर रहे हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? देखिए, एक शब्द में सुनिए, बिल्कुल मैं आपका प्रश्न समझ गई। जब 20 लाख करोड़ का वहां बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में राहत पैकेज दिया, पूरी दुनिया में राहत पैकेज दिए गए, हमारे वहाँ ऋण मेला लगा, लोन मेला, 5 दिन निर्मला सीतारमण जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो ऑर्डिनेंस का प्राइवेटाइजेशन कर देती है। ए.के. एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, तब भी ऑर्डिनेंस की प्राइवेटाइजेशन की बात थी। न्यूक्लियर के क्लासिफाइड डेटा को पब्लिक कर देती है, स्पेस टूरिज्म की बात करती है। आप बताइए, देश के रक्षा मामले में 74% एफडीआई का कोई मायने है? एक मिनट नेहा जी, आपके पास आऊंगा। तो निजीकरण के नाम पर आप नेहा जी एक सेकंड बोलूंगा मैं, बेच रहे हैं। कोल माइनिंग से हो, आप हर सेगमेंट को उठा के दीजिए, ना केवल कोल, ना केवल माइनिंग, ना केवल एफडीआई, इन एवरी सेक्टर। तो निजीकरण के नाम पर आप देश को बेचते जा रहे हो। आपने एशियन बैंक से लिया, आपने 1 बिलियन वर्ल्ड बैंक से लिया, आप लगातार आपने देश का सोना गिरवी रख दिया। नहीं, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सुची जी, मैं यही जानना चाहता हूँ, मैं यही चीज तो आखिर समझना चाहता हूँ कि विनिवेश की अवधारणा तो आप लोग ही लेकर आए थे, और जब अब भारत सरकार विनिवेश कर रही तो आप उसको बार बार ये शब्द इस्तेमाल करते कि बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। बेचने में विनिवेश करने में अंतर है ना। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया, आय से अधिक सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इस समय जो पार्टी फंड है वो भारतीय जनता पार्टी का है। 2 साल में इतना बड़ी 13 से 14। ठीक है नेहा जी, आपकी बात का यहाँ पर जवाब दे, ठीक है नेहा जी। जो यूपीए के टाइम में सरकारी बैंकों से लोन लेके जो बाहर भाग जाते थे, चाहे वो इनके मोदी हो, चाहे वो इनके माल्या हो, ये सारे इन्हीं के टाइम पे भागे हैं। और क्या करा इन लोगों ने? यूपीए के टाइम में सरकारी बैंकों से लोन लेके भागते थे, इसलिए सरकार ने एनपीए का प्रावधान किया। इन्वेस्टमेंट है, ये जो सुची जी, अब आप भी जवाब सुन लीजिए ना एक बार। सुची जी एक सेकंड, दूसरों को सुनाने के लिए कीर्ति जी एक सेकंड लाया गया, ठीक है नेहा जी, ठीक है कीर्ति जी, ठीक है नेहा जी एक सेकंड सभी रुकिए, ठीक है रुक जाइए। देवेंद्र जी आपने सभी को सुना, आपको क्या लगता है, किसानों की चिंता है क्या किसी को? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी 5 वर्षीय योजना से लूट मचाते हैं। आपको भी पता है, कांग्रेस बीजेपी को कहेगी, बीजेपी कांग्रेस को कहेगी। तो कांग्रेस ने जो बोया है, बो करके जो बोई है, अब बिल लाई तो 55 सीट पाई। अब बीजेपी सरकार ने लागू कर दिया तो अपना, अब सोच लिए 55 से कितना नीचे जाएगी और समय बताएगा। और नेहा जी कह रहे थी किसान नेता ऐसे करा रहे, नेहा जी नेता 1 2 4 होता है, लाखों लोग वहाँ 8 लाख लोग तो मुजफ्फरनगर में बैठे हुए थे, किसान नहीं है। किसान किसको मानती है आप? किसने कहा है किसान नहीं है? किसने कहा है किसान नहीं है? हम कहते हैं किसान है, लेकिन लीड जो आप लोग जो लीड करते हैं किसान नेता, वो नेतागिरी कर रहे हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं। किसानों का प्रॉपर एक विंग है, किसान सेल है आपके पार्टी में,
वो भी आपके विरोध में, आपको पता होना चाहिए। आपका किसान के साथ ये सरकार खड़ी है, लेकिन जो नेतागिरी करवा रही है विपक्ष पार्टी आप लोगों की से, उसके खिलाफ है। जाएगा यही बात देखिए होने वाला है, अब हो कर रहेगा। अगर आप लोग नहीं मानोगे, अगले लुक रखोगे, यही होगा। कील गाड़ने से नहीं होगा, कील के सीने पे चढ़ करके आप किसान पहुंच जाएगा, आप संसद तक घेर सकता है। वो किसान नुकसान बताइए, काले कानून का कालापन बताइए। किसान नेता से मेरी रिक्वेस्ट है कि देवेंद्र जी, ठीक है नेहा जी, एक सेकंड देवेंद्र जी, यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जब सरकार ने यह बोल दिया था कि चलिए ठीक है आप आइए बातचीत कीजिए, हम इनको कहीं ना कहीं टाल देते हैं, इनको हम पोस्टपोन कर देते हैं, साल डेढ़ साल बाद हम इनको लागू करेंगे और वो भी उस रूप में लागू करेंगे जिस रूप में सहमत बन जाएगी, तब भी किसान नेता नहीं मान रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं तो फिर और क्या है? अभी तो सहमति बनाने की बात हो रही है। अब 11 राउंड की क्या बातचीत हुई? 1.5 साल इसमें, अरे वो तो भैया वो शुक्ला साहब, आलोक साहब, वो तो कोर्ट ने आने की कर दिया है। इनका क्या उसमें काम है? इनका काम यह है कि 1.5 साल तक रोके रखे, तोड़ फोड़ मचाए, किसी को लोकसभा दे, किसी का ऐसे तोड़े जैसे 2 किसानों का दल बिके हुए, उनको आप क्यों तोड़ेंगे? आप क्यों तोड़ेंगे? आप लोगों ने जियो की टावर क्यों तोड़ी? आपने दिल्ली पुलिस पे हाथ क्यों चलाया? आपने ट्रैक्टर दिल्ली पुलिस के ऊपर क्यों चलाया? जवाब दीजिए, जवाब मांग रहे हैं। आप किसान है ना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण कीजिए। आता है कोई विधायक नहीं है कांग्रेस का, अन्य दलों का, जो बिक जाएंगे। किसान है, किसान न बिकने वाले, न झुकने वाले, न टूटने वाले। कौन खरीदने की बात कर रहा है देवेंद्र जी? किसान को खरीदने की कौन बात कर रहा है? बात सिर्फ और सिर्फ शांति से बैठकर बातचीत करने की बात है ना। खरीदने की, बेचने की, आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह की बातें कौन कर रहा है? ये तो फिर एक तरह की नहीं। देखिए, अगर कोई साजिश करना चाहता है और अगर किसान नेता उस पर ध्यान देते हैं तो वो तो फिर बहक जाएंगे ना इस तरह में। ठीक है, कीर्ति जी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है कीर्ति जी आप बोलिए। देखिए, ये नेहा जी को नहीं पता, इनके सांसदों ने जिस तरीके से किसानों के बारे में टिप्पणी किया, मनोज तिवारी ने क्या कहा किसानों के बारे में, इनके सांसद दिल्ली के सांसद रमेश बिदूरी जी ने क्या कहा था किसानों के बारे में, और जो देश के कृषि मंत्री जी बोलने दीजिए, एक बार रुके नेहा जी, एक प्रदेश का किसान है, जवाब दीजिएगा। प्रदेश का नाम बता देते, उत्तर प्रदेश का किसान आंदोलित, पंजाब का किसान आंदोलित, हरियाणा का किसान आंदोलित, राजस्थान का किसान आंदोलित। अब देश के कृषि मंत्री को ये नहीं दिख रहा है कि जो बड़े बड़े स्टेट है, बड़े प्रदेश है देश के, वहाँ किसान आंदोलन कर रहा है, उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी केवल अपने मन की बात मत करें, आज जरूरत है किसानों के मन की बात सुने, किसानों का दर्द सुने और किसानों की समस्याओं का निराकरण करें। ये ठंडक में जिस तरीके से किसान सड़कों पर पिछले 75 दिनों से लगभग लगातार आंदोलन कर रहा है, जिस तरीके से उसके ऊपर पुलिस बल का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से उसके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई, लगातार ये सरकार हर हथकंडा अपना रहे जिससे किसान आंदोलन को तोड़ा जा सके। किसान बधाई का पात्र है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, लड़ रहा है। और मैं देवेंद्र जी के इस बात से सहमत हूँ, किसान न झुकेगा न बिकेगा, किसान अपना हक लेगा तब वापस। चलिए ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। जी, मैं जो भी विपक्ष पार्टी के सपा के हैं या कीर्तिनिधि पांडे जी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी, ना तो किसानों को किसी ने कहा है झुकने के लिए, ना किसानों को कहा है कि आंदोलन मत कीजिए। अरे भाई करिए, शांतिपूर्ण कीजिए ना, जाके जियो के टावर तोड़ रहे हैं। कीर्ति जी सुन लीजिए ना एक बार, कीर्ति जी एक सेकंड ना, कीर्ति जी बोलने दीजिए उनको पहले। कीर्ति जी एक सेकंड, कीर्ति जी एक सेकंड, फिर किसी की बात नहीं आती इस तरह में। कीर्ति जी एक सेकंड ना, कीर्तिनिधि पांडे एक सेकंड, ऐसे नहीं कीर्तिनिधि पांडे, ऐसे नहीं पांडे जी, ऐसे नहीं, बीच में नहीं बोलिए। नेहा जी आप जी, मैं ये कह रही हूँ कि किसान नेता इतने शांतिपूर्ण चाहते हैं तो इन्होंने जियो के टावर क्यों पंजाब में तोड़े, पहला सवाल। दूसरा, इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर क्यों चलाए। तीसरा, इन्होंने दिल्ली पुलिस को भगवा के 20-20 फुट ऊपर से नीचे छलांग मारने पे मजबूर किया कि 500 पुलिस वाले। आज आपका प्लीज टेप रिकॉर्ड बंद कर लीजिए, आप अपना टेप रिकॉर्ड करना बंद कर लीजिए भाई साहब, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है कि बीच में नाक जरूर लड़ानी है। मैंने आपको बोलने का मौका दिया, लेकिन आप नहीं देंगे क्योंकि आपका बोल खुल जाएगी ना। एक सेकंड ना कीर्ति जी एक सेकंड ना, फिर आपकी बात समझ में आ रही है ना, फिर देवेंद्र जी की समझ में आ रही है। इस तरह में आप में से किसी की बात समझ में नहीं आ रही है।
जी, दूसरा हमें बताएं कि जो ट्रैक्टर चलाए दिल्ली पुलिस पे, आज दिल्ली पुलिस इनके ऊपर गोली नहीं चलाई क्योंकि ना वो लाठी चलाई, सिर्फ इसलिए कि कल को विपक्ष यही बातें बनाता, और विपक्ष ने फिर भी बनाई, फिर भी कहा हाथ पे हाथ धर के पुलिस वाले बैठे हुए थे। देवेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ देवेंद्र जी, एक सेकंड बस देवेंद्र जी मैं आपके पास ही आऊँ, एक सेकंड। पार्टियों का चलन है, ये सरकार अच्छा भी करे तो भी चलिए ठीक है, इनके ऊपर वो ठीक है नेहा जी, ठीक है ठीक है, बैठता है का हलवा हलवा, इनका हलवा ठीक है। देवेंद्र जी जवाब दीजिए हमेशा। देवेंद्र जी, अभी तो बीजेपी का हलवा खराब है, अभी तो तुम्हारा है भाई खराब, तभी तो का हलवा। ठीक है ठीक है ठीक है नेहा जी, ठीक है, अब जवाब ले लीजिए उनसे, ठीक है देवेंद्र जी। देखिए एक्चुअली नेहा जी को दर्द ये है कि किसान जब आ रहे, हमें दर्द नहीं है। एक सेकंड अब नेहा जी, अब वो अपनी बात रखेंगी, सुन लीजिए नेहा जी, सुनिए एक सेकंड सुनिए नेहा जी, दीजिए दीजिए। मैं लास्ट में एक कमेंट करके अभी चूंकि हम भी आप हो रहे हैं, देखिए बीजेपी सरकार से नम्र निवेदन है कि जैसे कांग्रेस ने बिल लाया था, कांग्रेस का बोया हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। नेहा जी हर लाइन पर जवाब नहीं दिया जाता ना, नेहा जी हर लाइन पर जवाब नहीं दिया जाता है, एक सेकंड रुकिए आप। सिमट गए उस आंदोलन में, अन्ना आंदोलन में, आप लोग एक गलती ना दोहराइए क्योंकि आपने तो लागू कर दिया है और इतना नेहा जी देखिए फिर से ऐसे नहीं, मोदी साहब ने जब किया है तो इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक, इसमें प्रधानमंत्री जी का ईगो का तो कोई हर्ट नहीं कर रहा है, आप लोगों का ईगो क्यों आ रहा है? वापस में नहीं रहेंगे। अभी हमें भी पता है कि बीजेपी में कितने फाड़ चल रहे हैं, मात्र वो ठीक है ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है। सुचित विश्वास, लगातार जिस तरह से पंजाब सरकार एक तरफ है, एक तरफ भारत सरकार है, आज कृषि मंत्री ने एक जरूरी बात बोली कि आंदोलन वहां पर होना चाहिए जहां पर सरकार किसानों से टैक्स लेती है, या आंदोलन वहां पर होना चाहिए जहां पर सरकार ये बोल रही है कि हम आपसे किसी तरह का टैक्स नहीं लेंगे। मेरा मोबाइल आप हो गया, देखिए अभी बताया कि करें कोई आपत्ति नहीं है, अग्रवादी कहे तो उछले नहीं, खालिस्तानी कहे तो खफा ना हो, आतंकवादी कहे तो बुरा ना माने, देश दुनिया उनके खिलाफ आवाज उठाए तो साथ दें, कीले ठोके तो आवाज न करे, शौचालय हटा दे तो बोले ना, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दें तो आवाज ना हो। मान लीजिए कोई किसान बीमार हो जाए, एम्बुलेंस चाहिए हो तो फ्लाइट से भेजेंगे, मान लीजिए कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कीले पार करके आएंगी, कोई खाना पहुंचाना चाहे, ना केवल शौचालय बल्कि उनमें टेरर फंडिंग को भी जोड़ दिया है। खालिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो पहले से ही जोड़ा हुआ है, उग्रवादी आतंकवादी बताए ही गए हैं। तो जितनी ज्ञानी कक्षा की है उतनी ही ज्ञानी भाषा प्रवक्ता भी, तो इसलिए अगर हम बयानों पे जाएंगे तो क्या मनोज तिवारी क्या आपने शायद मेरा प्रश्न आपने ध्यान से नहीं आपने लगता है मेरा प्रश्न अभी आपने अपने ध्यान से सुना ही नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं आंदोलन कहां पर होना चाहिए था, किस सरकार के खिलाफ होना चाहिए था? उस सरकार के खिलाफ जो कि बोल रही है कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, या उस सरकार के खिलाफ जो बोल रही है कि हम आपसे टैक्स लेंगे? देखिए सरकार वही फॉर्मूला लगा रही है जो एएनयू में लगाया था, जो जेएनयू में लगाया था, जो जामिया में लगाया था, जो तबलीगी में लगाया था। ना मौलाना शाद का पता चला, ना दीप सिद्धू का पता चला। कपिल मिश्रा ने जैसे ज्वाइन कर लिया और गोगोई साहब जैसे राज्यसभा पहुंच गए, तो ये भी सारे बहुत जल्दी भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ये जो हैसल है, ये जो एम्बैरेसिंग मोमेंट है नेशन के लिए, वो किसी भी आंदोलन के लिए खतरनाक है, क्योंकि आंदोलन लोगों से जुड़ा होता है और देश का जो किसान और मजदूर से बना ये देश है, अगर उसका दमन होता है वो भी क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए, तो ऐसी सरकार को जनता बहुत जल्दी उखाड़ कर फेंक देगी। अगर लिबरल्स को दबा रहे हैं, अगर बुद्धिजीवियों को कुचल रहे हैं, पत्रकारों को पकड़ रहे हैं, मंदी पुनिया को उठा लिया, जिस तरह का लंगर की जो व्यवस्था देख रहे थे उनको पकड़ लिया, तो सरकार का जो रवैया है, उन्होंने जो उनके थोड़ा बहुत उनका मीडिया है जो राष्ट्रद्रोही वाला मीडिया है, जो पुलवामा को सेलिब्रेट करता है, जो पीएमओ से टच रखता है, तो उन मुट्ठीभर लोगों को छोड़ दिया जाए तो आम जनता की जो पुकार है, जो आवाज है, जो उसका समर्थन है, वो पूरे देश में है। इस तरह कहना मुझे लगता है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बेबाकी से अपनी बात रखी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा, चाहे बीजेपी और चाहे किसान नेता हमारे साथ रहे हो, सभी ने अपने तर्कों को ध्यान से रखा है। यहां पर सबसे जरूरी बात यही है कि अगर सरकार की मंशा सही है, सरकार का बिल सही है, तो जनता को, किसानों को यह समझाया जाए। और विपक्ष को भी अब यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि ज्यादा रिहाना के ट्वीट पर आप खुश मत होइए, क्योंकि यह बड़ा प्रश्न चिन्ह आप पर भी है कि आप क्या अब इतने कमजोर हो गए हैं कि अब आपको बाहर के सेलिब्रिटीज की जरूरत है कि आपकी आवाज को बुलंद किया जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज पर इस बहस पर सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।